आज के वीडियो में प्रदूषण के बारे में संपूर्ण जानकारी समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, मतलब विषैले तत्वों या प्रदूषकों के वातावरण में मिलने को ही प्रदूषण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब वायु, जल, ध्वनि, मिट्टी आदि में अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं तो इनके मिलने से ये जो वायु, जल, ध्वनि है ये दूषित हो जाते हैं और मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है, तो उसे ही प्रदूषण कहा जाता है। कुल मिलाकर कहें तो जब वायु, जल, ध्वनि, मिट्टी आदि में अवांछनीय परिवर्तन होते हैं तो उसे ही प्रदूषण कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं, काजेस ऑफ पॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। तो पहला है वनों की कटाई। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का 1/3 हिस्सा या 1/3 हिस्से से अधिक का हिस्सा जो होता है वो जंगलों से ढका हुआ है, वनों से ढका हुआ है। और वनों से हमें ईंधन भी मिलता है, इमारती लकड़ियां भी मिलती हैं और संश्लेषित धागों के लिए कच्चे माल आदि भी प्राप्त होते रहते हैं। और जंगलों से मृदा अपरदन जो होता है, जो मिट्टी का कटना बहना होता है, वो भी रुक जाता है। और वायु प्रदूषण भी जंगल जो होते हैं कम करते हैं। तो इसलिए वनों की कटाई से प्रदूषण फैलता है, इसलिए इनको नहीं काटना चाहिए। फिर अगला है घरेलू कूड़ा करकट, मतलब खुली जगह पर कूड़ा फेंकना, जैसे पॉलीथीन की थैलियां लोग फेंक देते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे फेंक देते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, प्रदूषण को फैलाते हैं। फिर अगला है बढ़ती जनसंख्या, मतलब जनसंख्या वृद्धि, यानी जनसंख्या में वृद्धि प्रदूषण का एक मुख्य कारण होता है, क्योंकि इससे जो प्रदूषक और प्रदूषण दोनों में वृद्धि हो जाती है। फिर अगला है बढ़ता औद्योगिकरण, यानी उद्योगों से निकला जो औद्योगिक कचरा होता है लोग नदियों में बहा देते हैं, जिससे जो जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है, यानी जल प्रदूषण बढ़ता है। अधिक संख्या में वाहन, यानी कि परिवहन विस्तार जो हो रहा है, परिवहनों की संख्या में वृद्धि से इनसे निकला जो धुआं होता है पर्यावरण को बहुत तेजी के साथ प्रदूषित करता है। ये कह लीजिए कि वायु प्रदूषण अधिक तेजी के साथ फैलता है और इसके साथ में ध्वनि भी फैलता है अधिक परिवहन से। फिर अगला है वैज्ञानिक संसाधनों का अधिक उपयोग, मोटर गाड़ियां हैं, बिजली घर हैं आदि कई सारी चीजें होती हैं। ये अधिक उपयोग करने से इनमें जो विषैली गैसें निकलती हैं ये प्रदूषण को फैलाती हैं। फिर अगला है उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग, यानी इन उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करने से जो जल है वो प्रदूषित होता है, जो भूमि है वो प्रदूषित होती है। और जल तथा भूमि दोनों इतनी तेजी के साथ प्रदूषित होते हैं तो उनकी जो उर्वरा शक्ति होती है वो कम हो जाती है। उर्वरता क्या होती है, निरंतर कम होती जाती है और पौधों तथा मनुष्यों के जीवन में रोज नई बीमारियां पैदा होती रहती हैं। अगला है अधिक संख्या में कारखाने और मशीनें, यानी कारखानों आदि से कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है आदि जहरीली गैसें निकलती हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं। चलिए जानते हैं कि प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या क्या हैं। तो पहला है जल प्रदूषण, घरों से निकलने वाला दूषित पानी बहकर नदियों में जाता है। कल कारखानों के कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थ भी नदियों में ही छोड़ दिए जाते हैं। कृषि में उपयुक्त उर्वरक जो होते हैं, कीटनाशक जो होते हैं, ये भी जल को प्रदूषित कर देते हैं और जल प्रदूषण से डायरिया, पीलिया, टाइफाइड, हैजा आदि खतरनाक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। फिर दूसरा मुख्य प्रदूषण है वायु प्रदूषण। तो कारखानों की चिमनी और सड़कों पर दौड़ते वाहनों से निकलते धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आदि खतरनाक गैसें निकलती हैं। ये सभी गैसें वायुमंडल को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। दमा, खसरा, टीबी, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा आदि रोग वायु प्रदूषण के कारण ही हो जाते हैं। फिर अगला है ध्वनि प्रदूषण। तो मशीनों की तीव्र आवाज, ऑटोमोबाइल्स से निकलती तेज आवाज हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। इनसे होने वाला प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इससे पागलपन, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, बहरापन आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर अगला है मृदा प्रदूषण। तो खेती में अत्यधिक मात्रा में
उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा प्रदूषित हो जाती है, मिट्टी जो होती है दूषित हो जाती है। साथ ही प्रदूषित मिट्टी में उपजे जो अन्न होते हैं उन अन्न को खाकर मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं के सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण कैंसर और आनुवांशिक उत्परिवर्तन सहित विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। यह पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे पौधों और जानवरों की मौत हो सकती है। चलिए जानते हैं कि प्रदूषण के दुष्परिणाम कौन कौन से होते हैं, इससे क्या क्या हानियां होती हैं। तो प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। आदमी खुली हवा में सांस लेने तक को तरस गया है। गंदे जल के कारण कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हैजा, पेचिश आदि। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और विकिरण के स्तर में वृद्धि से त्वचा कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। कीटनाशकों जैसे उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है, जिससे फसल उत्पादन में कमी आ रही है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव में बहरापन हो जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप उच्च रक्तचाप और कोरोनरी रोग भी हो जाते हैं। हार्ट अटैक, डिप्रेशन, बहरापन, तपेदिक, कैंसर जैसी कई बीमारियां प्रदूषण का ही परिणाम है, जिसके कारण मनुष्य समय से पहले ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर जाता है। चलिए जानते हैं कि प्रदूषण का नियंत्रण कैसे करेंगे। तो कुछ उपायों का पालन करके हम प्रदूषण की समस्या पर काबू पा सकते हैं, जिसमें से पहला है लोगों को प्रदूषण के कुप्रभावों का ज्ञान कराना चाहिए। जिसके कुप्रभाव हैं वो सबको पता होने चाहिए कि कौन कौन सी हानियां हैं इससे। फिर अगला है वनों को काटने से रोका जाए, यानी जो जंगल काटे जा रहे हैं, जो वन काटे जा रहे हैं, इनको ना काटने दिया जाए। अगला है मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास किया जाए। जो लगातार जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इसको रोकने का प्रयास किया जाए। जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाया जाए लोगों को। फिर अगला है कीटनाशकों और उर्वरकों का सीमित उपयोग किया जाए। जो कीटनाशक डाले जाते हैं, जो उर्वरक डाले जाते हैं, इनका कम उपयोग किया जाए। फिर अगला है अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखा जाए। अगर आप अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखेंगे तो प्रदूषण नहीं होगा। अगला है रेडियो एक्टिव पदार्थों के उपयोग को लेकर कठोर नियम बनाए जाएं। फिर अगला है कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक रखना चाहिए और कारखानों की चिमनियों में फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। जो कारखाने हैं उनकी ऊंचाई अधिक हो और उनकी चिमनियों में फिल्टर लगे हों। फिर अगला है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। फिर अगला है उद्योगों की स्थापना शहरों एवं गांवों से दूर करनी चाहिए। जो उद्योग लगाए जाएं वो शहरों में न लगाए जाएं, अंदर ना हो, गांवों के अंदर ना हो, शहरों से दूर या गांवों से दूर होने चाहिए। फिर अगला है कारखानों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थों को नदी, झील एवं तालाबों में नहीं डालना चाहिए। जो भी कारखाने से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो नदियों में ना बहाए जाएं, झीलों में ना बहाए जाएं या तालाबों में ना बहाए जाएं। फिर अगला है मृत प्राणियों, घर के कूड़ा करकट, गोबर आदि को दूर गड्ढे में डालकर ढक देना चाहिए। जो मृत जंतु होते हैं, कूड़ा करकट होता है, गोबर होता है, ये क्या करना चाहिए, दूर गड्ढे में डालकर उसको ढक देना चाहिए। तो इस तरह से हम प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। बता दें कि बढ़ता प्रदूषण आज समूल विश्व का सरदर्द बन चुका है। प्रदूषण से प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है, साथ ही यह मानव जीवन के लिए भी खतरे की घंटी है। प्रदूषण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल पर्यावरण दिवस, जल दिवस, ओजोन दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस आदि मनाए जाते हैं। हमें प्रदूषण को रोकने की या इसको कम करने की शपथ लेनी चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज के वीडियो में पर्यावरण प्रदूषण को समझाएंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले इसकी परिभाषा समझा देते हैं। तो वायु, जल एवं थल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जो मानव और अन्य जंतुओं या पेड़ पौधों को हानि पहुंचाता है।
पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। कहने का मतलब इसमें जैसे वायु है, जल है, थल है, तो फॉर एग्जाम्पल वायु है, तो वायु में एक विशेष अनुपात में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। अगर उस अनुपात में कोई गैस अधिक हो गई है, कोई गैस कम हो गई है, या कोई अन्य जहरीली गैस मिल गई है, ऐसे ही जो जल है, जल में भी एक निश्चित अनुपात में इसका संगठन होता है, निश्चित अनुपात में तत्व पाए जाते हैं। अब इसमें कोई अवांछनीय तत्व बाहर से मिल जाता है, या उनमें से कोई अधिक कोई कम हो जाता है, तो इस तरह से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या स्थल या भूमि प्रदूषण हो जाता है। तो ये सभी मिल करके पर्यावरण प्रदूषण बनाते हैं। यानी इन सभी में होने वाला अवांछनीय जो परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन मानव और अन्य जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है, उसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। चलिए जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं। तो पहला कारण है औद्योगिकरण। तो उद्योगों से निकलने वाला कचरा वायु और जल दोनों प्रदूषण का कारण बनता है। यानी उद्योगों से जो निकलने वाला धुआं है वो वायु को प्रदूषित करता है। जो धुआं निकलता है वायु को प्रदूषित करता है, हवा को प्रदूषित करता है, और अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। यानी अम्लीय वर्षा होती है इसके कारण। और उद्योगों से जो पानी निकलता है, अपशिष्ट जहरीला पदार्थ जो निकलता है, वो जल में मिल जाता है। इस प्रकार से जल भी प्रदूषित हो जाता है, और जल के प्रदूषित होने से जो जलीय जीव होते हैं उनको नुकसान होता है। तो इस तरह से औद्योगिकरण भी पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। फिर दूसरा है आधुनिकीकरण। तो आधुनिक प्रौद्योगिकी ने अपनी प्रक्रियाओं से अनेक प्रकार के विषाक्त गैसों, धुओं एवं विषाक्त रसायन युक्त पदार्थों के माध्यम से जल, थल और वायु सभी को प्रदूषित कर दिया है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हो गया है। अब जैसे कोई कम ही दूरी जाना चाहता है तो वो साइकिल से नहीं चलता है, गाड़ी से चलता है थोड़ी दूर जाने के लिए, जिससे वाहन का प्रयोग करता है। अब वाहन का प्रयोग करेगा तो वाहन वाला यानी वायु प्रदूषण है, अन्य प्रकार के प्रदूषण हैं होंगे। ऐसे ही प्लास्टिक का बढ़ता जो उपयोग है ये भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है, यानी नुकसान पहुंचाता है। फिर अगला है रसायनों का प्रयोग। तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग रासायनिक उर्वरक डालते हैं जैसे यूरिया है, डाया है, सब क्या है, रासायनिक उर्वरक होते हैं। और फिर कहा गया कीटनाशक, यानी जो कीड़े लग जाते हैं खेतों में, कीट लग जाते हैं, उनको मारने के लिए कीटनाशक का जो उपयोग किया जाता है, दवाओं का जो प्रयोग किया जाता है। तो ये उपयोग तो आप करते हैं लाभ के लिए, लेकिन इससे हानियां भी हो जाती हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये जीवाश्म ईंधन के जलने से जहरीली गैसें निकलती हैं। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं इनके जलने से क्या होता है, जहरीली गैसें निकलती हैं, जो बाद में अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का कारण बनती हैं और ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाती हैं। ये सब पर्यावरण प्रदूषण फैलाती हैं। फिर अगला है प्राकृतिक कारण। तो कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन है, बाढ़ है, ज्वालामुखी है आदि भी पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाता है, यानी पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। ये मिट्टी के कटाव, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि के लिए भी जिम्मेदार होता है, और इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। इन सब के अलावा वृक्षों की अंधाधुंध कटाई भी पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाती है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि भी पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाती है। चलिए अब जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण, नंबर 3 मृदा प्रदूषण और नंबर 4 ध्वनि प्रदूषण। यदि इन सभी प्रदूषण को डिटेल से समझना चाहते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है, इसके स्रोत क्या है, इसके कारण क्या है, इसके बचाव के उपाय क्या है, तो सब मेरे चैनल में अलग अलग अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत मैं संक्षिप्त रूप से इनको समझाऊंगा। तो पहला है वायु प्रदूषण। वातावरण की वायु में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है। जो वातावरण में वायु है उसमें अगर अवांछनीय परिवर्तन हो जा रहा है तो वायु प्रदूषण होता है। मतलब मैंने बताया था कि जो वायु है, वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और वो गैसें निश्चित अनुपात में होती हैं। लेकिन यदि उसमें से कोई गैस अधिक हो गई, कोई गैस कम हो गई या कोई अन्य जहरीली गैस मिल गई तो उसे ही वायु प्रदूषण कहा जाता है। जब धुआं और जहरीली गैस हवा में मिल जाती हैं तो वायु प्रदूषण को जन्म देती हैं, और प्रदूषित वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी विभिन्न जहरीली गैसों के नाम बताएं। ऐसी और भी बहुत ही जहरीली गैसें होती हैं जो सभी जीव जंतुओं को हानि पहुंचाती हैं। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। फिर दूसरा है जल प्रदूषण। तो जल में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन
जल प्रदूषण कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि जल में जो जल का संगठन है उसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। यदि उनमें से कोई अधिक हो गया, कोई कम हो गया या कोई अन्य जहरीला तत्व मिल गया तो जल प्रदूषण हो जाता है। और जब जल में अशुद्धता, अपशिष्ट, विषाक्त पदार्थ मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? जल प्रदूषित हो जाता है। लोग नदी, तालाब, नहर, समुद्रों में कचरा, प्लास्टिक आदि डालते रहते हैं जिससे जल दूषित होता रहता है और जल के दूषित होने से उसके अंदर जो जीव जंतु रह रहे हैं उनको भी हानि पहुंचती है। इस प्रकार से जल प्रदूषण से हैजा, पीलिया, अनेक बीमारियां हो जाती हैं। फिर अगला है मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। तो मृदा में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन मृदा प्रदूषण कहलाता है। अपशिष्ट और अजैव निम्नीकरण पदार्थों को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी या भूमि प्रदूषण होता है। अजैव निम्नीकरण कचरा मिट्टी को बंजर बना देता है और मिट्टी में जहरीले पदार्थों की उच्च सांद्रता पौधों और मनुष्यों दोनों के लिए हानिकारक होती है। फिर अंतिम है ध्वनि प्रदूषण। किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। अनुपयोगी यानी उपयोगी ना हो, जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। इससे यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर मुख्य कारण है और ध्वनि प्रदूषण से बहरापन, चिड़चिड़ापन जैसी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। चले जानते हैं कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले प्रमुख पदार्थ कौन कौन से होते हैं, यानी पर्यावरण प्रदूषक कौन कौन से होते हैं। पहला है जमा हुए पदार्थ जैसे धुआं, धूल आदि। दूसरा है रासायनिक पदार्थ जैसे डिटर्जेंट, आर्सेंस, हाइड्रोजन, फ्लोराइड्स, फॉक्सेंस आदि। धातुएं जैसे लोहा, पारा, जिंक, सीसा आदि। गैसों में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरीन, फ्लोरीन आदि हैं। उर्वरक में जैसे यूरिया है, पोटास है, अन्य हैं। वहित मल में जैसे गंदा पानी है। पेस्टिसाइड्स में जैसे डीडीटी है, कवकनाशी है, कीटनाशी है। ऐसे ही ध्वनि, उष्मा और रेडियोएक्टिव पदार्थ ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषक होते हैं। चलिए जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का भविष्य पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव में भविष्य की कल्पना हृदय विदारक है। अगर पर्यावरण काफी हद तक प्रदूषित होगा तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन किट अपने साथ रखनी होगी। शुद्ध पानी पीने के लिए हमें एक एक बूंद की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा मनुष्यों का जीवन काल कम हो जाएगा और वे कई खतरनाक बीमारियों के शिकार होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा और हमें जीने के लिए संघर्ष करना होगा। एसिड रेन का बढ़ता असर इस धरती पर हर जीवन को खत्म कर देगा। चलिए जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण और इसकी रोकथाम कैसे करेंगे। कुछ बातों का पालन करके और स्वस्थ आदतों को अपनाकर हम पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में आसानी से योगदान दे सकते हैं। जैसे साइकिल को प्राथमिकता दें, यानी साइकिल का अधिक प्रयोग करें और प्लास्टिक का अधिक उपयोग करने के बजाय बायोडिग्रेडेबल उत्पाद चुनें। कागज का अधिक प्रयोग करें, लिफाफे का प्रयोग करें। अगला, अशुद्ध और जहरीले रसायनों को जल निकायों में प्रवाहित करने से पहले उनका उपचार करें। जल निकाय यानी नदी, तालाब आदि जो होते हैं उनमें जहरीले रसायन न डालें। अगला, अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएं, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ों की कटाई न करें। अगला, नवीनीकरणीय संसाधनों का उपयोग करें और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को सीमित करें, यानी जीवाश्म ईंधन का उपयोग अधिक न करें। फिर अगला है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके जैविक खेती को बढ़ावा दें, यानी गोबर की खाद वगैरह डालें, कंपोस्ट खाद वगैरह डालें, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न करें। आशा है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज के वीडियो में वायु प्रदूषण को अच्छी तरह से समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले वायु प्रदूषण क्या है, यानी वायु प्रदूषण का अर्थ समझा देते हैं। तो जब स्वच्छ वायु में रसायन, सूक्ष्म पदार्थ, धूल, विषैली गैसें, जैविक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड आदि मिल जाते हैं तो उसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में जो वायु है उसमें एक निश्चित मात्रा में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, निश्चित मात्रा में। लेकिन यदि उस निश्चित मात्रा से कोई गैस अधिक हो जाती है, कोई गैस कम हो जाती है या कोई अन्य जहरीली गैस उसमें मिल जाती है तो उसे ही वायु प्रदूषण कहा जाता है। यह इसका हुआ अर्थ। चलिए जानते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं। कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो पहला कारण है जीवाश्म ईंधन का जलना। जीवाश्म ईंधन के दहन से बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड भी
वायु प्रदूषण का कारण बनती है। ये दोनों गैसें बहुत ही जहरीली होती हैं। फिर दूसरा है ऑटोमोबाइल। तो जीप, ट्रक, कार, बस आदि वाहनों से निकलने वाली गैसें पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख स्रोत हैं और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में बीमारियां भी होती हैं। फिर अगला है कृषि गतिविधियां। कीटनाशक और उर्वरक वातावरण में हानिकारक रसायनों का उत्सर्जन करते हैं और उसे दूषित करते हैं। फिर अगला है बड़े उद्योग धंधे और कल कारखाने। तो बड़े बड़े उद्योग धंधे और कल कारखानों से धुएं के साथ साथ हानिकारक गैसें भी निकलती हैं जो कि पूरे वातावरण को प्रदूषित करती हैं। और कारखानों और उद्योगों से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन्स और अन्य रसायन भी निकलते हैं जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। फिर अगला पॉइंट है बढ़ती आबादी, मतलब जनसंख्या वृद्धि, मतलब जनसंख्या विस्फोट। तो भारत जैसे देश में जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वह बढ़ते वायु प्रदूषण का एक सबसे बड़ा संकेत है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग होना है जिससे वायु प्रदूषण फैल रहा है। फिर अगला है वनों की अंधाधुंध कटाई। तो हम सभी मनुष्यों ने अपनी सुख सुविधा के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की है। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण होता है क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन पेड़ों की संख्या कम होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ती जा रही है। फिर अगला पॉइंट है हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जो समय समय पर फटते रहते हैं और उनसे जहरीली गैसें और लावा निकलता रहता है जिसके कारण वायु प्रदूषित होती रहती है। चले जानते हैं कि वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो पहला है विभिन्न प्रकार के ईंधनों के दहन से संबंधित मानव जनित स्रोत। कोई लकड़ी जला रहा है, कोई कुछ जला रहा है, तो विभिन्न प्रकार के जो ईंधन जलते हैं उनसे जो धुआं निकलता है उससे। फिर अगला है बिजली संयंत्रों की चिमनियों से निकला धुआं। जो पावर प्लांट्स होते हैं, बिजली संयंत्र होते हैं, उनकी चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो वायु को प्रदूषित करता है। फिर अगला है मोटर गाड़ी, हवाई जहाज आदि से निकला धुआं। मोटरों से आपने देखा होगा, हवाई जहाजों से धुआं निकलता रहता है तो इससे भी वायु प्रदूषित होती है। फिर अगला है समुद्री जहाजों जैसे मालवाहक जहाजों से होने वाला वायु प्रदूषण। जो कंटेनर शिप होते हैं उनसे भी वायु प्रदूषण फैलता है। फिर अगला है पेंट, बालों के स्प्रे, वर्निश, एरोसेल स्प्रे, अन्य विलायकों से निकलने वाला जो धुआं होता है, यानी इन चीजों से जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण फैलता है। फिर अगला है परमाणु हथियार, विषाक्त गैस, कीटाणु युद्ध सामग्री से निकलने वाले विषाक्त पदार्थ। जो परमाणु हथियार हैं, विषाक्त गैसें हैं, कीटाणुओं का जो युद्ध किया जाता है उनसे जो विषाक्त पदार्थ निकलते हैं, ये सभी विषाक्त पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं। फिर अगला है प्राकृतिक स्रोतों से धूल। आमतौर पर जहां वनस्पति नहीं है, यानी जहां पर पेड़ पौधे नहीं हैं, वहां से धूल उड़ती है, वो वायु को प्रदूषित करती है। और जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि में भी धूल उड़ती है, वायु को प्रदूषित करती है। फिर अगला है ज्वालामुखी गतिविधि से सल्फर, क्लोरीन और सूक्ष्म राख उत्पन्न होती है। जो ज्वालामुखी है इनसे सल्फर है, क्लोरीन है और सूक्ष्म राख निकलती है जो वायु को प्रदूषित करती है। कुल मिलाकर कहें तो वायु को प्रदूषित करने वाली प्रमुख गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये प्रमुख जहरीली गैसें हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं। चलिए जानते हैं कि वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं, इससे क्या क्या हानियां हैं। तो पहला है हवा के प्रदूषित होने के कारण अस्थमा, दमा, कैंसर, सिर दर्द, पेट की बीमारियां, एलर्जी, अंधापन, श्वसन और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। यानी वायु प्रदूषण से मुख्य रूप से जो होती है बीमारी वो श्वसन संबंधी बीमारी होती है। इसके अलावा ये अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं। इन बीमारियों के कारण प्रतिदिन कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर अगला पॉइंट है वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि वर्षा के जल में
सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि जहरीली गैसों के घुलने की संभावना बढ़ती रहती है, जिससे पेड़ पौधों और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचता है। फिर अगला है, वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन भी कम होती जा रही है। पहले हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 24% थी, लेकिन धीरे धीरे अब इसकी मात्रा भी कम हो रही है। एक रिसर्च के मुताबिक अब हमारे पर्यावरण या वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा घटकर केवल 22% ही बची हुई है। फिर अगला है, स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से रोज ना जाने कितने ही जीव जंतुओं की मौत हो रही है। वायु प्रदूषण के कारण पशु पक्षियों की कुछ प्रजातियां तो बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही हैं। इस तरह से ही अगर वायु प्रदूषण बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब धरती पर कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं बचेगा। फिर अगला पॉइंट है, वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ धरती का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिसर्च के अनुसार अगर इसी तेजी से वायु प्रदूषण बढ़ता रहा तो पृथ्वी का तापमान भी तेजी से बढ़ता जाएगा। यदि पृथ्वी का तापमान 2 से 3% भी बढ़ता है तो पृथ्वी के हिम ग्लेशियर पिघल सकते हैं और भयंकर बाढ़ आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। फिर हेडिंग डालेंगे, वायु प्रदूषण के निवारण, अर्थात वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो पहला उपाय है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों से ऑक्सीजन निकलती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण करते हैं, जिसके कारण ज्यादातर प्रदूषित हवा साफ हो जाती है। वर्तमान में पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में काटा जा रहा है, जिसके कारण वायु प्रदूषण अधिक हो रहा है। फिर दूसरा पॉइंट है, आज पूरी दुनिया जनसंख्या वृद्धि की समस्या से जूझ रही है। अगर हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर लेते हैं तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भी कमी होगी और हमें कम उद्योग धंधे लगाने की आवश्यकता होगी, जिससे प्रदूषण की मात्रा में भी कमी आएगी। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि ही है। फिर तीसरा पॉइंट है, हमें उन कल कारखानों को बंद कर देना चाहिए जिनसे अधिक मात्रा में प्रदूषण होता है, और जिन कल कारखानों की हमें आवश्यकता है उनकी चिमनियों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए, जिससे हमारा वायुमंडल कम से कम प्रभावित हो। फिर अगला पॉइंट है, हमें ऊर्जा के लिए नए स्रोत खोजने चाहिए। हमें कोयले और परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कम करना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, हमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल अधिक मात्रा में करना चाहिए, जिसके कारण वायु प्रदूषण भी नहीं होगा और हमें ऊर्जा भी पूरी मिल जाएगी। फिर अगला पॉइंट है, हमारे भारत देश में आज भी पुराने वाहन सड़कों पर दौड़ते रहते हैं, जिनसे अधिक मात्रा में जहरीला धुआं निकलता है, जो कि पूरे वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। एक पुराने वाहन से 10 नए वाहनों के बराबर धुआं निकलता है, जो कि वायु प्रदूषण में अहम भूमिका निभाता है। फिर अगला पॉइंट है, अगर हमें वायु प्रदूषण को कम करना है तो हमें अधिक मात्रा में सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना होगा, जिससे कम से कम प्रदूषण होगा। फिर अगला पॉइंट है, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हमारी सरकार को नए नियम बनाने चाहिए और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता की जानी चाहिए। साथ ही वायु प्रदूषण कानून में सख्ती दिखानी चाहिए। नेक्स्ट, किसी भी प्रकार के प्रदूषण पर हमें अगर नियंत्रण पाना है तो लोगों को प्रदूषण के बारे में पता होना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। हमें प्रदूषण के बारे में लोगों को सचेत करना चाहिए और स्कूलों में प्रदूषण के बारे में पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, जिससे बचपन से ही बच्चों को पता हो कि किस काम को करने से प्रदूषण फैलता है। फिर अंतिम पॉइंट है, हमें गांव में जाकर नुक्कड़ नाटकों की सहायता से लोगों को समझाना चाहिए कि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। तभी जाकर हम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। आज हम आप लोगों को जल प्रदूषण पर चित्र सहित संपूर्ण जानकारी समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को समझा देते हैं। तो जल में अवांछनीय और हानिकारक पदार्थों के मिलने पर
जल दूषित हो जाता है, इसे ही जल प्रदूषण कहा जाता है। मतलब मानव गतिविधियों के माध्यम से जो तालाब हैं, नदी हैं, झील हैं, समुद्र हैं, ये सब इनका जो जल होता है दूषित हो जाता है। तो जल का दूषित होना ही जल प्रदूषण है। तो इन जो जल निकायों को मैंने बताया हुआ है, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, समुद्र हो, इन जल निकायों में गंदा पानी, प्लास्टिक व अन्य रसायन जब मिल जाते हैं तो इनके मिलने से जल गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो उसे ही जल प्रदूषण कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब झीलों, नहरों, नदियों, समुद्र तथा अन्य जल निकायों में विषैले पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं, जहरीले पदार्थ मिल जाते हैं और वह जल में घुल जाते हैं, तो जल प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसे ही जल प्रदूषण कहा जाता है। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। चलिए जानते हैं कि जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं। काजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो पहला है अपशिष्ट और सीवेज। मतलब जल प्रदूषण के प्राथमिक कारणों में से एक कारण है जहरीले रसायनों द्वारा जल निकायों का संदूषण। मतलब फेंकी गई जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, टिन है, पानी के जो डिब्बे होते हैं, कागज है, अन्य अपशिष्ट जो होते हैं, ये जल में लोग डाल देते हैं। इस तरह से जल प्रदूषित हो जाता है। इन सभी चीजों से जल प्रदूषण होता है, जो न केवल मनुष्यों को बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह से हजारों टन सीवेज कचरा जो है जलाशयों में फेंक दिया जाता है और यह पर्यावरण तथा अन्य जंतुओं को भी प्रदूषित करता रहता है। फिर दूसरा कारण है औद्योगिक अपशिष्ट। तो उद्योगों द्वारा जल प्रदूषण को अगर देखा जाए तो इसमें उद्योग जल प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत माने जाते हैं। कारखानों और उद्योगों द्वारा निकला जो जहरीला रसायन है, जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये जलीय जानवरों और पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। भाई कोई कारखाना लगा हुआ है, कोई उद्योग लगा हुआ है, तो उससे जहरीला पदार्थ जो नालियों के माध्यम से निकलता है वो जल में जाकर के मिल जाता है, जिससे जो जलीय जानवर होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनको हानि पहुंचती है। फिर अगला है दुर्घटनाएं। दुर्घटनाओं में जैसे तेल रिसाव है, परमाणु पतन है आदि। तो इनमें यदि तेल द्वारा जल प्रदूषण को देखा जाए तो परिवहन के लिए तेल ले जाने वाले जहाज और मशीन लीक हो जाती हैं और भारी मात्रा में तेल जल पर फैल जाता है, जो पानी में रहने वाले जीवों के लिए कई समस्याओं का कारण बनता है। इस तरह से जल प्रदूषित होता है। फिर अगला है भूमिगत भंडारण रिसाव। आजकल भूमिगत भंडारण टैंकों का उपयोग पेट्रोलियम और रसोई गैस को पाइपलाइनों के माध्यम से परिवहन किया जाता है, भेजा जाता है। कभी कभी ये जो पाइपलाइनें होती हैं, जो भंडारण टैंक होते हैं, ये लीक हो जाते हैं और पानी को तो प्रदूषित करते ही हैं, साथ ही साथ आसपास का जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है, उसको भी प्रदूषित कर देते हैं। फिर अगला है समुद्र में डंपिंग। तो हर दिन हजारों टन कचरा समुद्रों और महानगरों में फेंक दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। फिर अगला है कृषि गतिविधियां। सिंचाई के दौरान जल निकाय में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मिलकर जल स्रोतों को प्रदूषित कर देते हैं। फिर अगला है जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण। तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण से अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि होती है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ज्यादा बनते हैं और प्रभावी अपशिष्ट निपटान रणनीतियों के बिना इनमें से कई अपशिष्ट नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिससे नदियां प्रदूषित हो जाती हैं। फिर अगला है घरों का अपशिष्ट। विभिन्न डिटर्जेंट हैं, साबुन हैं, शैम्पू हैं, जिनका प्रयोग करके आप पानी में बहा देते हैं। वो पानी जाकर के नालियों से बहकर नालों फिर नदियों में जाता है। इस तरह से जल प्रदूषित होता है। फिर अगला है वनों की कटाई। तो वन भूमि का जल संचित करते हैं। जो भूमि का जल होता है वो संचित करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। अत्यधिक वनों की कटाई से भूमि में जल थामने की जो क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे भूमिगत जल मिलना असंभव हो जाता है। फिर अगला है परमाणु परीक्षण द्वारा जल प्रदूषण। तो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण भी जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। जैसे परमाणु अपशिष्ट पौधों और अन्य जल में रहने वाले जीवों पर हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। फिर अगला है अम्ल वर्षा। तो अम्लीय वर्षा अलग अलग मछलियों को नुकसान पहुंचाती है, उन्हें मार देती है और जैव विविधता को कम कर देती है। बता दें कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है।
चलिए जानते हैं कि जल प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से होते हैं। तो जल प्रदूषण से व्यक्ति ही नहीं अपितु पशु पक्षी और मछलियां भी प्रभावित होती हैं। जल प्रदूषण से जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिससे जलीय जीव मरने लगते हैं। मतलब जल प्रदूषण जलीय जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता है। जल प्रदूषक जल की भौतिक, रासायनिक, थर्मल और जैव रासायनिक विशेषता को कम करते हैं और पानी के बाहर के जंतुओं के साथ ही साथ पानी के अंदर के जो जंतु होते हैं उनके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। जल प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित, संशोधित और नष्ट हो सकता है। प्रदूषित जल के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हेपेटाइटिस, हैजा मतलब कॉलेरा, पेचिस, टाइफाइड, दस्त, पीलिया, उल्टी जैसी और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। भारत में पेट के विकारों से पीड़ित 80% मरीज प्रदूषित पानी पीने की वजह से बीमार हुए हैं। प्रदूषित जल के संपर्क से अतिसार, त्वचा संबंधी रोग, श्वास संबंधी समस्याएं तथा अन्य रोग हो सकते हैं, जो जल निकायों में मौजूद प्रदूषकों के कारण होते हैं। जल के रुकने से मच्छर तथा अन्य कई परजीवी कीट आदि उत्पन्न होते हैं, जो कई बीमारियां फैलाते हैं। जल प्रदूषण के कारण हमारे आसपास का वातावरण भी प्रभावित होता है। आसपास का वातावरण गंदी गंध से भर जाता है, जो आसपास की हवा को भी दूषित कर देता है। चलिए जानते हैं कि जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन कौन कौन से हैं। तो पहला है घरेलू सीवेज। घरेलू सीवेज में जैसे घरों से छोड़ा गया गंदा जल जो होता है, आप नहाते हैं, कपड़ा धुलते हैं, उससे जो गंदा जल निकलता है। घरेलू जो कचरा होता है, कूड़ा करकट जो होता है, बूचड़ खानों से निकलने वाला जो कचरा होता है, साबुन और डिटर्जेंट का जो जल होता है, ये सब घरेलू सीवेज के अंतर्गत आता है। ये जाकर के जल में मिल जाता है और जल को प्रदूषित करता है। फिर अगला है कृषि अपवाह। जैसे इसमें कृषि क्षेत्रों का जो भूजल है, जहां रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। जब रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होता है तो वहां पर जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो नीचे सोखते जाते हैं और जहरीले जल को बनाते हैं। और कीटनाशक और उर्वरकों वाले कृषि क्षेत्रों से बहकर तालाब व नदियों में जाने वाला जल भी प्रदूषित हो जाता है। फिर अगला है औद्योगिक बाह्य स्राव। तो इसके अंतर्गत जैसे उद्योगों में विनिर्माण कार्य है, रासायनिक प्रक्रिया से निकला जहरीला पदार्थ है, ये सब जल में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। फिर अगला है वहित मल यानी सीवेज। तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण वहित मल होता है। जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण आदि ने इस समस्या को अधिक गंभीर बना दिया है। वहित मल प्रतिदिन नदियों में बहा दिया जाता है। वहित मल के जल स्रोतों से मिलने में जैविक प्रदूषण व संक्रमण अधिक हो जाता है। चलिए जानते हैं कि जल प्रदूषण को रोकने के उपाय कौन कौन से होते हैं, इसका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो पहला है प्रत्येक घरों में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। फिर अगला है जल स्रोतों में जानवरों की सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जानवरों की सफाई करने से जल गंदा हो जाता है। अगला है व्यर्थ पदार्थों को नदी, तालाब, पोखरों में नहीं बहाना चाहिए, चाहे कूड़ा करकट हो, गंदा पानी हो, ये सब नहीं बहाना चाहिए। फिर अगला है जल प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु नालों की नियमित रूप से सफाई करना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रामीण इलाकों में जल निकास हेतु पक्की नालियों को ठीक से बनाना चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालयों में जल प्रदूषण का एक पाठ होना चाहिए, क्योंकि पाठ होगा तो सभी बच्चे उससे उसके उद्देश्यों को समझेंगे, उसके हानियों को समझेंगे, उससे क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो जल प्रदूषण नहीं होगा। फिर अगला है जलकुंभी कैडमियम और ऐसे अन्य तत्वों में घुले हुए जहरीले रसायनों को अवशोषित कर लेता है। जो जलकुंभी होती है, जल में पाई जाती है, इसको लगाया जाए, कहने का मतलब है जिससे जल प्रदूषण कम होगा। फिर अगला है जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए जल निकायों के आसपास अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो होते हैं ये स्वाभाविक रूप से दूषित पदार्थों को निगल लेते हैं और रिसाइकिल करने में मदद करते हैं। फिर अगला, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों आदि के प्रयोग से जल प्रदूषण होता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की तुलना में प्राकृतिक उर्वरक और कीटनाशक पौधों और पानी के लिए बेहतर होते हैं, इसलिए उनका उपयोग करना चाहिए। और अंतिम है, जल निकायों में सीवेज कचरे को छोड़ने के लिए या छोड़ने के बजाय उनका उपचार करना चाहिए, मतलब पानी शुद्धिकरण इकाई के उद्योगों की स्थापना करना। आशा है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जल प्रदूषण को कैसे लिखें और उसके चित्र कैसे बनाएं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आज के वीडियो में
मृदा प्रदूषण को चित्र सही समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मृदा प्रदूषण में मृदा क्या है। तो मृदा मतलब मिट्टी, यानी भूमि की ऊपरी परत जो होती है उसे ही मृदा कहा जाता है। भूमि की ऊपरी परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। जिसमें पौधे वगैरह उगते हैं, जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है उसे ही क्या कहते हैं? मृदा कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं। तो विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक स्थितियों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता खत्म होती है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। मानवीय गतिविधियां यानी मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप होते हैं उसके कारण जो मिट्टी की भौतिक, रासायनिक या जैविक स्थिति होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? मृदा प्रदूषण कहा जाता है। अथवा सीधी सी भाषा में कहें तो विषाक्त पदार्थों का मिट्टी में मिलना ही मृदा प्रदूषण है। विषाक्त यानी सामान्य अर्थ में कहें तो मिट्टी में जहरीले रसायनों का मिल जाना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। चलिए जानते हैं कि मृदा प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं। कारण कहो चाहे स्रोत कहो, तो अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि मृदा प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से होते हैं तो कारण ही स्रोत होते हैं। पहला है औद्योगिक अपशिष्ट। तो औद्योगिक अपशिष्ट मृदा प्रदूषण का एक मुख्य कारक होता है। चीनी मिल, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि ऐसे प्रमुख उद्योग हैं जिनसे मृदा प्रदूषण होता है। इनमें जैसे कागज और चीनी मिल को लें तो कागज और चीनी मिलों से निकलने वाली जो अपशिष्ट सामग्री होती है वो मिट्टी में मिला दी जाती है, जो मिट्टी को दूषित करती है। फिर दूसरा है घरेलू व शहरी अपशिष्ट। तो घरेलू व शहरी अपशिष्ट में कूड़ा करकट आता है, प्लास्टिक है, कागज है, कांच है, पॉलीथीन के थैले हैं, खाद्य अपशिष्ट होते हैं, ये सब इसमें आते हैं। जैसे प्लास्टिक की अगर थैलियों को देखा जाए तो प्लास्टिक की थैलियों का अत्यधिक उपयोग होता है, जिन्हें जमीन में दबाने से वे गलती नहीं है और जब गलेंगी नहीं तो मृदा को प्रदूषित करेंगी। फिर अगला है कृषि रासायनिक पदार्थ। तो उर्वरकों, पीड़क नाशकों, खरपतवार नाशकों आदि रसायनों का प्रयोग कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए तथा फसलों को बचाने में किया जाता है। यानी अगर आप पीड़कनाशी का प्रयोग कर रहे हैं ताकि उसमें पीड़क न लगे, खरपतवार नाशी का प्रयोग कर रहे हैं ताकि फसल में खरपतवार न हो, आदि रसायन जो प्रयोग करते हैं ताकि उत्पादन अच्छा हो, जो पैदावार है वो अच्छी हो, इसलिए इन चीजों का प्रयोग करते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये रसायन जो होते हैं जहरीले होते हैं और धीरे धीरे करके मृदा में, मिट्टी में जमा होते रहते हैं, जिससे मृदा प्रदूषण होता है। क्योंकि जो कीटनाशक है और कृत्रिम उर्वरक है ये मिट्टी में क्या होता है? जमा होता रहता है, जिससे धीरे धीरे करके मृदा प्रदूषण बढ़ता जाता है और ये सूक्ष्म जीवों का विनाश करते रहते हैं और मिट्टी के तापमान में वृद्धि के कारण मिट्टी की गुणवत्ता को भी नष्ट करते रहते हैं। फिर अगला है पीड़कनाशक। तो वह रसायन जो अवांछनीय सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं, यानी ऐसे रसायन जो अवांछनीय, जो हम नहीं चाहते हैं उसको अवांछनीय कहा जाता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं, पीड़कनाशक कहलाते हैं। और इन रसायन का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना जंतुओं और मानव के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है। भाई जैसे आप फसल पर छिड़क रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ अंश जो होता है वो गेहूं है, धान है, उसके अंदर भी चला जाता है। अब उसको हम खाते हैं तो धीरे धीरे करके मनुष्य की आहार श्रृंखला में भी वो प्रवेश करते हैं। इस तरह से मनुष्य के स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाते हैं। फिर अगला है वनों की कटाई से मृदा प्रदूषण। तो जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वनों को नष्ट किया गया है वहां की मिट्टी के जैविक गुण क्या हैं? लुप्त होते जा रहे हैं। फिर चलिए जानते हैं कि मृदा प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से होते हैं, इससे क्या क्या हानियां होती हैं। तो मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव बहुआयामी हैं। एक ओर तो यह पर्यावरण को प्रदूषित करता ही है, वहीं दूसरी ओर मानव स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसमें से पहला प्रभाव है कूड़ा करकट, कांच, प्लास्टिक और खाद्य अपशिष्ट आदि सड़कर दुर्गंध फैलाते हैं, जिससे कई तरह के रोग पैदा होते हैं। नंबर 2, रेडियो एक्टिव पदार्थों को भूमि में दबाने से यह पौधों में पहुंच जाता है और मवेशियों तथा मनुष्यों के स्वास्थ्य को काफी हानि पहुंचाते हैं।
नेक्स्ट, शहरी कचरा मिट्टी की गुणवत्ता को नष्ट कर देता है, जिससे उसकी गुणवत्ता उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण भूमि की उर्वरता भी प्रभावित होती है। फिर अगला है प्लास्टिक जैसे अपशिष्ट जो भूमि में समाप्त नहीं होते हैं, भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि ये खत्म नहीं होंगे, पड़े रहेंगे तो भूमि की जो उर्वरता है वो नष्ट हो जाएगी। फिर अगला है रासायनिक उर्वरक आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, लेकिन इनके अत्यधिक उपयोग से मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों में भारी परिवर्तन होता है। यानी पोषक तत्व तो प्रदान करते हैं, लेकिन जब हम अधिक इनका प्रयोग करने लगते हैं तो क्या करते हैं, ये मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुण को ही बदल देते हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि उर्वरता बनाए रखने वाली मिट्टी के प्राकृतिक जो गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर अगला है मृदा प्रदूषण के व्यापक प्रभाव के कारण भूमि में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरान, मैग्नीज, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक तत्वों की मात्रा में गंभीर कमी आई है। यानी ये तत्व जो आवश्यक होते हैं कम होते जाते हैं मृदा प्रदूषण के कारण। फिर अगला है मृदा प्रदूषण से सभी जहरीले पदार्थ खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन गए हैं। इनके युक्त भोजन से मनुष्य तथा पशुओं में विभिन्न रोग पैदा हो रहे हैं। चले जानते हैं कि मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। तो आधुनिक युग में मृदा प्रदूषण की समस्या बढ़ती ही जा रही है और यह धीरे धीरे भयंकर रूप ले रही है। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए हम अपने अपने स्तर पर कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे वृक्षों के कटान पर प्रतिबंध लगाया जाए और वृक्षारोपण अधिक से अधिक किया जाए। मतलब कहने का ये हुआ कि अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाया जाए। फिर नंबर 2, भूमि में रासायनिक उर्वरकों का आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में ही प्रयोग किया जाए अथवा इनकी जगह पर जैविक उर्वरक या खादों का उपयोग आप कर सकते हैं। फिर अगला है ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जो ठोस अपशिष्ट होते हैं, जो डिस्पोजल होते हैं, उनको निपटारा करने के लिए उचित विधियां अपनानी चाहिए। फिर अगला है परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि परमाणु विस्फोटों से भी मृदा प्रदूषण होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। फिर अगला है पीड़क नाशकों का आवश्यकता के अनुसार ही कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जो पीड़क नाशक डाले जाते हैं इनका आवश्यकता के अनुसार ही डालें, कम मात्रा में ही डालें। फिर अगला है पॉली बैग के उपयोग से बचें। इनकी जगह पर कागज या कपड़े की थैलियों का उपयोग करें। जो पॉलीथीन आती हैं, सब्जी वगैरह लोग लेते हैं, अन्य सामान लेते हैं, तो इनका उपयोग ना करें। इनकी जगह पर कागज या कपड़े के थैले, झोले का उपयोग आप करें। सरकार ने कई राज्यों में इन बैगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि लोग अभी भी इनका उपयोग करते हैं। फिर अगला है इधर उधर कचरा फेंकना बंद करें और फैक्ट्री के कचरे को मिट्टी में ना फेंकें। इधर उधर जो लोग कचरा फेंक देते हैं वो ना फेंकें। जो फैक्ट्री का कचरा होता है उसको मिट्टी में तो कतई न फेंकें। फिर अगला है गैर बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के बजाय बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का उपयोग करें। अगर आप गैर बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का उपयोग करते हैं तो वो गलते नहीं मिट्टी में, जबकि बायोडिग्रेडेबल जो उत्पाद होते हैं मिट्टी में गल जाते हैं। इस तरह से मृदा प्रदूषण को बचाते हैं। फिर अगला है प्लास्टिक के बर्तनों और अन्य प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग ना करें। जो लोग प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग करते हैं या अन्य चीजों का प्लास्टिक जो होती है उसका उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग ना करें, क्योंकि किसी भी रूप में प्लास्टिक का निपटारा करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये मिट्टी में आराम से नहीं मिल पाती है। फिर अगला है घरों का कचरा बाहर खुले में नहीं फेंकना चाहिए। जो घर का कूड़ा करकट होता है बाहर खुले में ना फेंकें। उसके लिए सरकार द्वारा कूड़े के लिए गाड़ी भेजी जानी चाहिए। तो कूड़े के लिए गाड़ी जाती है, उसमें आप कूड़ा डालें। अब सरकार ने कूड़े दान भी दिए हैं, 2 डस्टबिन भी दिए हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जिन्हें हम दोबारा से प्रयोग में ला सकें। हम रिसाइकिल की आदत अपना सकते हैं, यानी रिसाइकिल का प्रयोग करके मृदा प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को मृदा प्रदूषण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आज के वीडियो में ध्वनि प्रदूषण को चित्र सहित समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा समझा देते हैं। तो ऐसी अवांछित या अत्यधिक ध्वनि जो मानव स्वास्थ्य, वन्य जीवन और पर्यावरण की गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव डालती है, उसे ही ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है।
अवांछित यानी जो आप नहीं चाहते हैं, यानी बहुत तेज ध्वनि जो मानव के स्वास्थ्य को, वन में जो जीव जंतु रहते हैं, पर्यावरण की जो गुणवत्ता होती है, इन सब को हानि पहुंचाती है या हानिकारक प्रभाव डालती है, उसे ही ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। अथवा इस परिभाषा को दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जब वातावरण में अत्यधिक ध्वनि हो जाती है तो मानव और अन्य जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती है, उसे ही ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे कान एक निश्चित ध्वनि की तीव्रता को सुन सकते हैं, निश्चित ध्वनि की, और जब निश्चित ध्वनि की तीव्रता से अधिक ध्वनि हो जाती है तो उसे ही शोर कहा जाता है या ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी उच्च तीव्रता वाली ध्वनि जिसे हमारे कान सुन नहीं सकते हैं, उसे ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। चलिए जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो पहला स्रोत है मोटर वाहन, मतलब सड़क पर यातायात के द्वारा जो उत्पन्न शोर होते हैं, चाहे वो कार हो, बस हो, ट्रक हो आदि के जो हॉर्न होते हैं, इनके द्वारा उत्पन्न जो शोर होता है। दूसरा है विमान, विमान में जैसे हवाई जहाज हैं, इनसे निकलने वाला जो शोर होता है, जो हॉर्न वगैरह होते हैं या गड़गड़ाहट की जो आवाज होती है। फिर अगला है रेल यातायात, मतलब ट्रेनों से निकलने वाला शोर जो होता है। जब आप लोग रेलवे स्टेशन जाते होंगे, ट्रेन से कहीं जाते होंगे तो खुद ही सुनते होंगे कि कितना शोर होता है। फिर अगला है औद्योगिक शोर, मतलब फैक्ट्री और मशीनरी से जो शोर निकलता है, यानी विभिन्न जो उद्योग होते हैं, उद्योगों से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, शोर होता है, वो भी ध्वनि प्रदूषण ही होता है। फिर अगला है निर्माण कार्य। निर्माण कार्य के अंतर्गत जैसे भवन है, सड़क है, शहर की गलियां हैं, फ्लाईओवर हैं आदि जब बनने लगते हैं तो उसके कारण जो शोर उत्पन्न होता है। फिर अगला है बिजली उपकरण अथवा दैनिक जीवन में घरेलू उत्पादकों से निकलने वाला जो शोर होता है, जैसे घरेलू सामान में जैसे घर का कोई सामान है, वैक्यूम क्लीनर है, कपड़े धोने की मशीन है, मिक्सी है, जूसर है, प्रेशर कुकर है, टीवी, मोबाइल, ड्रायर, कूलर आदि से जो ध्वनि निकलती है, शोर निकलता है, उससे होने वाला ध्वनि प्रदूषण। फिर अगला है लाउड स्पीकर और ऑडियो मनोरंजन सिस्टम। आपने देखा होगा विभिन्न कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं या फिर विभिन्न शादी ब्याह में मनोरंजन के अन्य साधन बजाए जाते हैं, तो उनसे जो शोर होता है। फिर अगला है आतिशबाजी, तो दिवाली में पटाखों की आवाज, ऐसे ही कई खुशी के मौकों पर लोग आतिशबाजी करते हैं और ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। अब यदि एग्जाम में ध्वनि प्रदूषण के स्रोत ना पूछे बल्कि इसकी जगह पूछे कि कारण क्या होते हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण के कारण बताइए, तो कैसे लिखोगे? हेडिंग डालेंगे ध्वनि प्रदूषण के कारण और लिखेंगे पहला उद्योग। लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्र ध्वनि प्रदूषण को प्रभावित करते हैं। कल कारखानों से चलने वाली जो मशीनें होती हैं, उनसे निकलने वाली जो गड़गड़ाहट है, उस गड़गड़ाहट की आवाज से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। ताप विद्युत केंद्र में लगे जो बॉयलर होते हैं, जो टरबाइन होते हैं, ये भी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत होते हैं। फिर अगला है परिवहन के साधन, तो परिवहन के सभी साधन कम या अधिक मात्रा में आवाज करते हैं। इनसे निकलने वाली आवाजों से ध्वनि प्रदूषण होता है, चाहे जो भी साधन हो, बस है, ट्रक है, कार है, इनसे सभी से फैलता है। फिर अगला है मनोरंजन के साधन, तो मनोरंजन के लिए उपयोगी जैसे टीवी है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, डीजे है, म्यूजिक सिस्टम जिसको कहते हैं, आदि सब ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही तीव्र ध्वनि जो उत्पन्न होती है, जैसे समारोह है, धार्मिक आयोजन है, कोई मेला है, पार्टी है, अन्य में ऐसे लाउड स्पीकर वगैरह बजाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तेज ध्वनि, जिससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। फिर अगला है निर्माण कार्य, तो कंस्ट्रक्शन साइट पर होने वाले जो शोर होते हैं ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे भवन, पुल, ब्रिज, सड़क, बांध, मकान है, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं यहाँ पर। फिर अगला है आतिशबाजी। आतिशबाजी में मैंने बताया था स्रोत में कि आतिशबाजी यानी पटाखे जलाना है, जैसे पर्यावरण का प्रदूषण जो होता है बहुत फैल जाता है और ध्वनि प्रदूषण के लिए भी उतना ही जिम्मेदार होता है। विवाह या खुशी के मौके पर, जश्न के माहौल में, दीपावली में, राजनीतिक कार्यक्रमों में जब लोग विजयी होते हैं तब आतिशबाजी का जमकर प्रयोग करते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण फैलाता है। फिर अगला है रेल, तो रेल आवागमन से भारी मात्रा में शोर होता है। रेल की पटरियों का शोर है, ट्रेन के लोकोमोटिव इंजन, हॉर्न की तेज आवाज, लगभग 120 डीबी का शोर होता है। यह शोर ध्वनि प्रदूषण को बड़े स्तर पर बढ़ाता है। चले जानते हैं ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से होते हैं, मतलब ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान कौन कौन से होते हैं। तो पहला है बहरापन, तो मानव कानों का लगातार तेज शोर के संपर्क में रहने से
कान के पर्दे को नुकसान पहुंचता है, जिससे सुनने की जो क्षमता होती है उसकी हानि होती है, यानी लोग बहरे हो जाते हैं। फिर अगला है अनिद्रा, यानी नींद संबंधी विकार, मतलब नींद की कमी हो जाती है या नींद की कमी के कारण पूरे दिन थकान रहती है, जिससे रोजमर्रा की जो गतिविधियां होती हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। ध्वनि प्रदूषण नींद के चक्र को बाधित करता है, जिससे चिड़चिड़ापन और मन अशांत रहने लगता है। फिर तीसरा है हाई ब्लड प्रेशर, यानी उच्च रक्तचाप। ध्वनि प्रदूषण का प्रत्यक्ष परिणाम है जो लंबे समय तक रक्त के ऊंचे स्तर के कारण होता है। फिर अगला है तनाव, तो जो तनाव बढ़ता है क्योंकि ध्वनि प्रदूषण हमारी मानसिक शांति को भंग कर देता है, इसलिए हमेशा तनाव बना रहता है। फिर अगला है एकाग्रता में कमी, तो ध्वनि प्रदूषण हमारी एकाग्र क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे लोगों के काम करने की क्षमता और गुणवत्ता कम हो जाती है। फिर अगला है इन सब प्रभावों के अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण से बात करने में परेशानी होती है, चिड़चिड़ापन आता है, सिरदर्द भी होने लगता है, चिंता भी होती है, याददाश्त की कमी हो जाती है, यहाँ तक कि नर्वस ब्रेकडाउन जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रभाव पड़ते हैं ध्वनि प्रदूषण के। फिर चले जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से बचाव के उपाय कौन कौन से होते हैं। तो पहला उपाय है अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, जिनसे ध्वनि प्रदूषण कम करने में सहायता मिलेगी। सड़क किनारे पौधारोपण किया जाए, लंबी लंबी कतारें लगाई जाएं, जिससे ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल होगा, क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं ये ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं। फिर अगला है हॉर्न की अनुचित उपयोग को बंद कर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अगर उचित है तभी हॉर्न बजाया जाए, अनुचित हर समय हॉर्न का प्रयोग न किया जाए और कम आवृत्ति वाले हॉर्न को बजाया जाए और प्रेशर हॉर्न पर रोक लगाई जाए। ट्रैफिक के कानून का सख्ती से पालन किया जाए, हॉर्न बार बार न बजाया जाए, तो इनसे ध्वनि प्रदूषण कम होगा। फिर अगला है निजी वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया जाए, यानी जो निजी वाहन है इनको ज्यादा उपयोग न लाया जाए, बस है इनके माध्यम से जाया जाए, यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं इस्तेमाल करके ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। फिर अगला है इंजन व मशीनों की समय पर मरम्मत और बेहतर व्यवस्था के जरिए ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इंजन की मरम्मत कराते रहें, मशीनों की मरम्मत कराते रहें, सर्विस कराते रहेंगे तो ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा। फिर अगला है हवाई जहाजों का आबादी वाले शहरों के बजाय खाली स्थानों की तरफ रास्ता बदल दें। जो आबादी वाले शहर है वहां से न निकाला जाए हवाई जहाजों को, जहां पर खाली स्थान है उधर से निकाला जाए और दिन के वक्त रनवे का इस्तेमाल किया जाए। फिर अगला है उद्योगों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि जहां तक हो सके कम करने की कोशिश होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर जो औद्योगिक मशीनें होती हैं, मशीनों और औजारों को दोबारा डिजाइन किया जाए, अच्छे से बनाया जाए ताकि वो आवाजें ज्यादा ना करें। जो पुराने जमाने की मशीनें होती थी बहुत आवाजें करती थी, इसलिए नई डिजाइन की मशीनें बनाई जाएं ताकि वो आवाजें ना करें। उद्योगों को शहरों से दूर लगाया जाए, रिहायशी इलाकों में जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको वहां से हटाया जाए। फिर अगला है सरकार और आम लोगों के संयुक्त प्रयासों से ध्वनि व शोर की तीव्रता को कम कर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो इस तरह से ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सकता है, बीमारियां होने से बचाया जा सकता है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आज के वीडियो में विकिरण प्रदूषण या रेडियो धर्मी प्रदूषण को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विकिरण प्रदूषण या रेडियो धर्मी प्रदूषण सबसे जहरीले पदार्थों, आर्सेनिक या रेडियम जैसे रेडियो धर्मी तत्वों के कारण होते हैं और इन रेडियो एक्टिव पदार्थों के विकिरणों से होने वाला प्रदूषण विकिरण प्रदूषण कहलाता है। यानी ये जो रेडियो एक्टिव या रेडियो धर्मी पदार्थ होते हैं इनके विकिरण से जो प्रदूषण होता है उसे ही विकिरण प्रदूषण कहा जाता है। इस प्रकार के प्रदूषण से मानव, जीव, जंतु, पौधे, मृदा तथा वातावरण सभी प्रभावित हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के सभी जितने भी जीवधारी होते हैं पृथ्वी पर सब प्रभावित होते हैं। और मन में प्रश्न हो कि रेडियो धर्मी तत्व अथवा रेडियो धर्मी पदार्थ क्या है, तो इसका उत्तर होगा कि ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ जो हानिकारक किरणों को निकालते हैं उन्हें
रेडियोधर्मी पदार्थ या रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। जैसे कौन कौन से तत्व होते हैं ये? यूरेनियम, थोरियम आदि। नाभिकीय विस्फोट के द्वारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके साथ में अल्फा बीटा कण मुक्त होते हैं। कुल मिलाकर इन लाइनों का कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक अस्थिर जो परमाणु होता है वो अपने नाभिक से विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है, नाभिक से विकिरण के रूप में ऊर्जा निकालता है या फेंकता है। ऐसे पदार्थ जो खुद ही ऐसी ऊर्जा को निकालते हैं उन्हें ही रेडियोधर्मी कहा जाता है या विकिरणशील कहा जाता है। और मैंने बताया कि यह विकिरण अल्फा बीटा गामा किरण या इलेक्ट्रॉन के रूप में मुक्त होती है या इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है। और इसका प्रभाव मैंने आपको बताया कि जीव जंतुओं पर, मनुष्यों पर बहुत ही बुरा पड़ता है, जिससे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। चलिए जानते हैं कि विकिरण प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है इसके प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों स्रोत होते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक स्रोतों को समझ लेते हैं। नेचुरल सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? तो पहला है पराबैंगनी किरणें सूर्य के प्रकाश से आती हैं। जो पराबैंगनी किरणें हैं ये सूर्य के प्रकाश से निकलती हैं और ओजोन परत को भेद कर पृथ्वी तक आ जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं सूर्य के प्रकाश से निकलती हैं, ये ओजोन परत में छिद्र कर देती हैं और नीचे तक आ जाती हैं और इन किरणों से मानव शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो ये विकिरण प्रदूषण एक तरह से ये हुआ। फिर दूसरा है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों में रेडियोधर्मी तत्वों का भंडार पाया जाता है। जो चट्टानें पाई जाती हैं उनमें रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं, उनका भंडार पाया जाता है। और ये तत्व यूरेनियम, थोरियम, रेडियम निरंतर रेडियोधर्मी विकिरण छोड़ते रहते हैं, यानी हर समय रेडियोधर्मी विकिरण निकालते ही रहते हैं, जो धीरे धीरे करके निकटवर्ती लोगों यानी उसके आसपास के जो लोग होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता रहता है। तो ये दो प्राकृतिक स्रोत हुए, एक तो यूवी रेज के द्वारा और दूसरा जो चट्टानों में रेडियोधर्मी तत्व भंडार के रूप में होते हैं उनसे। फिर चलिए मानवीय स्रोतों को जानते हैं, यानी ह्यूमन सोर्सेस क्या होते हैं। तो मानवीय स्रोतों में पहला है नाभिकीय विस्फोट। तो इसमें एक बड़े नाभिक पर छोटे छोटे नाभिकों की बमबारी की जाती है और बड़े नाभिक के विखंडन पर घातक विकिरण निकलते हैं, घातक, जो जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि नाभिकीय विस्फोट से भी विकिरण प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। फिर दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। तो प्रायः जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं, इन संयंत्रों को मनुष्य गहन आवरणों में रखता है, यानी बहुत ही कड़े आवरण में रखता है ताकि कहीं से लीक ना हो। फिर भी कभी कभी दुर्घटना होने पर भयंकर क्षति हो जाती है। जैसे सन 1979 में अमेरिका में और 1986 में चेर्नोबिल में रेडियोधर्मी रिसाव से अपार क्षति हुई थी। फिर तीसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो शरीर की भीतरी संरचना को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के विकिरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोग एक्सरे करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, रेडियोग्राफी करवाते हैं, कैट स्कैनिंग करवाते हैं, रेडियोथेरेपी करवाते हैं, आदि में रेडियोधर्मी विकिरण का प्रयोग किया जाता है। यानी जो एक्सरे वगैरह आप करवाते हैं, रेडियोग्राफी वगैरह करवाते हैं, इनमें रेडियोधर्मी विकिरण का प्रयोग करते हैं। और ये जो किरणें होती हैं ये उपयोगी तो होती ही हैं, उपयोगी होने के साथ साथ घातक भी होती हैं। इनका बार बार अनावश्यक प्रयोग घातक हो जाता है और रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाता है। चलिए अब जानते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव, यानी इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो पहला प्रभाव है रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण में वृद्धि होती है। यानी जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है, जो विकिरण प्रदूषण है, ये वायु, जल और मृदा तीनों प्रकार के प्रदूषण में वृद्धि करता है। फिर अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषण क्रोमोसोम तथा जीन्स को प्रभावित करते हैं। जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, जो जीन्स होते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। इसके द्वारा क्रोमोसोम तथा जीन में परिवर्तन आ जाने से आनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर, जो ल्यूकेमिया वगैरह होता है, अस्थि कैंसर और अन्य बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। फिर अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ता है, यानी गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। और रेडियोधर्मी प्रदूषण का परिणाम इतना भयावह होता है कि इससे गर्भस्थ शिशु शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग भी हो सकता है। यानी शारीरिक रूप से विकलांग या मानसिक रूप से विकलांग, इतना बड़ा प्रभाव होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण का।
फिर अगला है चौथा पॉइंट, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां तक प्रभावित हो जाती हैं और इस प्रदूषण के कारण पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है बिल्कुल दूषित हो जाती हैं। अब उन पेड़ पौधों की पत्तियों को जो पशु खाते हैं तो उन पत्तियों को खाने से उनके जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर अगला है, अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा तथा नागासाकी पर किए गए परमाणु बम विस्फोट के कारण जो रेडियोधर्मी विकिरण उत्पन्न हुए उनके प्रभाव के कारण आज भी वहां विकलांग संतानें पैदा होती हैं। मतलब इतना बड़ा प्रभाव होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण का या रेडियो एक्टिव प्रदूषण का या विकिरण प्रदूषण का कि नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम फेंके गए थे उससे आज भी संतानें विकलांग पैदा हो रही हैं उसके विकिरण से, उसके प्रभाव से। फिर अगला है, रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव काफी लंबे समय तक रहता है जिसके कारण पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं एवं मनुष्यों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से त्वचा का कैंसर और आंख की बीमारी हो जाती है। चलिए जानते हैं कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय कौन कौन से होते हैं। तो पहला उपाय है परमाणु संयंत्रों के निर्माण में बेहतर तकनीक का प्रयोग करके रिसाव को रोकना चाहिए, यानी बेहतर तकनीक का प्रयोग जिससे रिसाव ना हो। मतलब कहने के ये है कि जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है, जो विकिरण प्रदूषण है, इसकी रोकथाम के लिए रेडियोधर्मी सामग्री के रिसाव होने की जो संभावना होती है उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि इसका रिसाव ना हो। फिर दूसरा है, विश्व में मौजूद सभी देशों को परमाणु निर्मित हथियारों के उत्पादन तथा परीक्षण पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उत्पादन न करें, अन्य हथियार न बनाएं, परमाणु हथियार, और परीक्षण भी न करें जिससे पर्यावरण को रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाया जा सके। और तीसरा है, वर्तमान समय में कई देश परमाणु ऊर्जा का अधिक प्रयोग कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप रेडियोधर्मी प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। सभी देशों को परमाणु ऊर्जा का सीमित प्रयोग करना चाहिए जिससे पृथ्वी के वायुमंडल की सुरक्षा की जा सके। फिर अगला है, रेडियोधर्मी कचरे को मोटे व ठोस पात्र में संग्रहित करना चाहिए जिससे रेडियोधर्मी प्रदूषण से पृथ्वी को बचाया जा सके। इसके अलावा परमाणु कचरे का रीयूज करना चाहिए। फिर अगला है, परमाणु अस्त्रों के प्रयोग व परीक्षण पर रोक लगाकर परमाणु अपशिष्टों के निस्तारण की व्यवस्था करनी चाहिए। और अंतिम है, चश्मे का प्रयोग करके यूवी विकिरणों से बचना चाहिए। कुल मिलाकर के जो अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य के प्रकाश से निकलती हैं तो विभिन्न प्रकार के चश्मे आते हैं उससे बचने के लिए, तो उन चश्मों का प्रयोग करके आप यूवी रेज से बच सकते हैं, पराबैंगनी विकिरण से बच सकते हैं या अल्ट्रावायलेट रेज से बच सकते हैं। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।